Hello students, how are you? Hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which is chapter 1, chemical reaction and equation. Okay. So before starting this chapter, I would like to discuss about what is a chemical reaction and what is equation. ठीक है, मीन्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या, है ना, और उसके इस इक्वेशंस क्या हैं. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ है कि जब एसिड और बेस, है ना, बहुत कॉमन सा एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, है ना, जो आपने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है या आप जानते हैं, करेक्ट. सो जो एसिड होता है और जब वो बेस के साथ केमिकली रिएक्शन करता है तो वो बनाता क्या क्या है? सॉल्ट बनाता है ना, और वाटर बनाना स्टार्ट करता है ना. तो यही जब एसिड और बेस आपस में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, इस तरीके का जो भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें दो सब्सटेंस है ना आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन को हम जिस वे में रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम और भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में डिस्कस की गई है. जैसे कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड think what happen when milk is left at room temperature during summer. ठीक है, मान लो कि गर्मियों के टाइम पे, या जैसे कि अभी गर्मियाँ चल भी रही हैं, है ना, तो इस गर्मियों के टाइम पे हम दूध को, है ना, मिल्क को रात भर टेम्परेचर में, जिस तरीके का जैसा भी टेम्परेचर हो, 33 डिग्री 43 डिग्री और ज़्यादा भी हो सकता है ना, तो इस टेम्परेचर में अगर हम रात भर दूध को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है कि दूध जो है वो फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना. इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट exposed to humid atmosphere, है ना. इसके अलावा ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज़ कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, है ना, वी रेस्पायर, है ना. तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं विच इज़ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना. ये जो भी हम जैसे फलों का पक जाना, खाना पकाना, जैसे हम चाय बनाते हैं, है ना, आपके घर में आपकी मम्मा, आपकी दीदी या आप सब है चाय बनाते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिएक्शन, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन, है ना. इसके अलावा फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, है ना, खाना का हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना. रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है ना. और इसी को ही जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, किसी तरीके से, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे. जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द identity of the initial substance have somewhat changed, है ना. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes में हमने already physical changes के बारे पढ़ा है and chemical changes के बारे पढ़ा है ना. तो वैसे ही यहाँ पे आगे बताई जा रही है, we can say that chemical reaction has taken place, है ना. सो आगे देखते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन हैं, है ना. ये एग्जाम्पल जो है, जैसे यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. जैसे इसे टोंग कहते हैं, ये क्या है? बर्नर है ना. ये क्या है? एक रिएक्शन है जिसमें ये वाला जो ग्रीन एंड येलोइश टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है,
मैं स्ट्रक्चर को जूम करके दिखा देती हूँ। दिस स्ट्रक्चर, इसे हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं, है ना। और जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एटमॉस्फेयर में क्या होता है? जनरली ऑक्सीजन होता है। सो बर्निंग या जब जो भी दहन का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना। तो जो ये फ्लेम है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहा है? जला रहा है। तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो वाइट कलर का ऐश क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, जिसे हम यहाँ पे ये जो कांच का स्ट्रक्चर है, ये कांच जैसा आपको वो दिख रहा है, इक्विपमेंट दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज वॉच ग्लास, है ना। और यहाँ पे यही मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर के वाइट ऐश दे रहा है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। कैसे कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड? मैंने कहा ये मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है और ये वाइट ऐश बना रहा है। और इस वाइट ऐश को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। कुछ सब्सटेंस इसके मैग्नीशियम के है और कुछ इसमें सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के भी है, इसलिए इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर था, इसी को ही यहाँ पे आगे एक्टिविटीज़ में बताया भी गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ dazzling white flame and change into a white powder, and this powder is magnesium oxide, है ना। और यही जो वाइट पाउडर है, वाइट ऐश है, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी एयर। और यही जो रिएक्शन है ये एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं आगे कि from the above three activities we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place, है ना। सो कैसे कैसे हो सकता है? चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है। स्टेट कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, है ना। दे आर 3 टाइप ऑफ अ स्टेट, ओके ना। कलर चेंज, है ना, कलर चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, है ना। चेंज इन टेम्परेचर, तो ये केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, ओके। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे आसपास हो रहा है। बेसिकली हमारा जो लाइफ है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइंस, ठीक है। इसमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, या हम डेली बेसिस में ऐसे बहुत से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है ना। और ये जो साइंस है वो 3 चीज़ों का क्या है? मिक्सचर है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी, जिसे हम ओवरऑल साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री, एंड जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी अभी देखा रेस्पिरेशन प्रोसेस, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, है ना। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन है। सो बहुत सिंपल, हम अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हम डेली लाइफ से ले सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। खाना बनना, जो हम खाना बना रहे हैं किचन में, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है दैट वी आर डूइंग इन अ डेली लाइफ, है ना। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एंड अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। आगे देखते हैं, वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो अब हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? अभी तक हमने पढ़ा था 9th क्लास तक, बहुत सिंपल टाइप के रिएक्शंस देखे थे, बहुत सिंपल टाइप का हमने जो एक्चुअली ज़रूरी था वो हमने कवर किया था। अब हम जो करने वाले हैं क्लास 10th में, वो थोड़ा सा हम क्लोजेस्ट होंगे 11th-12th के साइंस से, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ये होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम उसे सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसी चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि हम इस केमिकल रिएक्शन को कैसे सिंबॉलिक वे पर रिप्रेजेंट करेंगे।
already you all are knowing that in chemistry we are having about 118 element, है ना. पीरियोडिक टेबल के बारे आप सब जानते होंगे, इससे पहले भी डिस्कस थोड़ा बहुत किसी ने किया ही होगा, है ना. तो 118 एलिमेंट्स हैं. 118 एलिमेंट्स को हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट. जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी हाइड्रोजन के बारे में. हाइड्रोजन के बारे में हाइड्रोजन के बारे में, है ना. तो हम कंप्लीट वे पे हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं. हम ऐसे हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, है ना. क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि अगर हम इस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिखेंगे तो हमारा जो 118 एलिमेंट का जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना. बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम उसे कहीं भी वो कैरी नहीं कर सकेंगे हम उसको इन शॉर्ट पे, है ना. इसलिए जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो 118 एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम स्मॉल सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो हम कैपिटल लेंगे और बाकी के जो लेटर्स होंगे वो हम कैपिटल में लेंगे. ठीक है. तो हम हाइड्रोजन, हीलियम का HI लेते हैं, हम कैल्शियम का CA लेते हैं, कार्बन का C लेते हैं, नाइट्रोजन का N लेते हैं. इस तरीके से हम क्या करते हैं 118 एलिमेंट को इस तरीके से हम एक पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से सेट किया गया है ना. तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट्स है आपस में रिएक्ट करें, उनका भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होगा. जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला, इसमें आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से हेल्प लेना पड़ेगा बच्चों, और पीरियोडिक टेबल से आपको पढ़ना पड़ेगा. मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ Mg, है ना. और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है. करेक्ट. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं सो दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक करेक्ट फार्मूला. करेक्ट. तो अब हम आगे देखते हैं. तो यहाँ पे अब देखो क्या डिस्कस किया गया है. मैग्नीशियम रिबन इज बर्न in oxygen it get covered to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form are quite long. It can be written in a short form. ठीक है. And the simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है बच्चों वो रिएक्टेंट है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है. यहाँ पे इस बॉक्स में क्या समझाना चाह रहा है वो मैं बता देती हूँ. मैग्नीशियम है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये जो है रिएक्टेंट है. ये क्या है? रिएक्टेंट है. ठीक है. ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं प्लस साइन के साथ, है ना. और भी अगर सब्सटेंस और रिएक्टेंट होंगे तो उसे हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम एरो के साथ बीच में जो ये होता है, ये एरो जो है वो रिएक्शन शो कर रहा होता है. एंड देन जो राइट हैंड साइड होता है, इस राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है ना. और प्रोडक्ट में जितने भी और भी न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे उसे भी हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ रिएक्टेंट होते हैं जो भी आपस में मिल करके रिएक्ट करने वाले हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है. ठीक है. और बीच में एरो का साइन होता है जो कि रिएक्शन शो कर रहा होता है. ठीक है. तो ये हो गया. चलो अब आगे देखते हैं. राइट अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला गिवन है मैग्नीशियम ऑक्सीजन O2. ठीक है. अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. तो ये तो तरीका हो गया कि राइट अ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को लिखोगे, केमिकल इक्वेशन किस तरीके से हो रहा है ना, और उसे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे. तो रिएक्शन होते हुए तो आपने देखा और रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपने देख लिया. लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन को हमें क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है. जैसे हमारी
क्यों बैलेंस ज़रूरी है? हमारे लाइफ में भी हम अपने डेली बेसिस में जो भी रूटीन करते हैं वो हम बैलेंस वे पे करते हैं। इनफैक्ट हम देखें तो हमें बैलेंस फूड भी खाना चाहिए, है ना, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे जो भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं उसमें भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर रेशियो में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस वे पे नहीं होगा तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मीन्स हर चीज़ बैलेंस वे पे, लाइक अगर हम मेडिसिन भी खा रहे हैं, अगर डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो अनलिमिटेड mg का तो नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो एक पर्टिकुलर mg का होगा, 250 mg का होगा या 500 mg का होगा, करेक्ट। तो एक बैलेंस, एक रेशियो में चीज़ें जो हैं हम करते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो भी एक बैलेंस वे में होगा, एक बैलेंस्ड होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम जो रिएक्शन बना रहे हैं उसे हमें बैलेंस करना भी आना चाहिए, है ना। तो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें एग्जाम्पल लिया गया है जिंक, पहले जिंक लिया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। जिंक का फार्मूला होता है Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब जब जिंक और H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक जो है सल्फ़र के साथ मिल करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन जो है वो अलग बनता है ना। तो इस तरीके से ये क्या होता है, बनता है। अब इसे क्या किया जा रहा है, देखो चेक कर रहे हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे एक मेथड शो किया गया है जिसमें एलिमेंट्स लिए गए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। तो इस रिएक्शन में देखो जिंक है ना, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से एलिमेंट्स को लिख लिया गया है। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है, वो से हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और नंबर ऑफ़ एटम इन प्रोडक्ट जो ये राइट हैंड साइड में है उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे जिंक है, जिंक कितना है, कितने दिख रहे हैं तुम्हें जिंक, इस साइड पे देखो, है ना, रिएक्टेंट वाले लेफ्ट हैंड साइड पे बोल रहा है तो जिंक एक ही दिख रहा है तो इसलिए 1 लिया गया है। हाइड्रोजन देखो कितना दिख रहा है, सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। एस कितनी टाइम्स दिख रहा है, 1 टाइम दिख रहा है। ओ कितनी टाइम दिख रहा है, 4 टाइम दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो शॉर्टेड, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। राइट हैंड साइड में जिंक कितनी टाइम है, 1 टाइम है। एस कितनी टाइम है, 2 टाइम है। ओ कितनी टाइम है, सॉरी माय बैड, हाँ हाइड्रोजन कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इसके बाद सल्फर कितनी टाइम है, 1 टाइम है। एंड ऑक्सीजन कितनी टाइम है, 4 टाइम। तो राइट हैंड साइड भी क्या है, बैलेंस है। मीन्स अब दोनों को कंपेयर करो, जिंक 1 करेक्ट 1 हाइड्रोजन 2 करेक्ट 2 सल्फर 1 करेक्ट 1 ऑक्सीजन 4 यस करेक्ट 4। तो ये क्या है, बैलेंस है, ठीक है, क्या है, बैलेंस है। और इस तरीके का जो मेथड है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेकर के कंपैरिजन कर रहे हैं, इस मेथड को हम क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ लेकर के किया गया है ना। और फिर इसे स्टेप 3 4 5 एंड 5 4 5 एंड 6 एंड 7, है ना, इस तरीके से लिया गया है, जिसे हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम प्रॉपर वे पे क्या करेंगे, हमने अभी सिर्फ डिस्कस किया है बैलेंस इक्वेशन को लेके और क्रिस क्रॉस मेथड को लेके। इसके बारे में डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में जो आने वाला है वीडियो, उसमें हम देखेंगे और इसे हम बैलेंस करना सीखेंगे। साथ में हम कुछ और रिएक्शंस भी लेके आएंगे, साथ में हम सब मिल करके उसे बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो बैलेंस इक्वेशन से आते ही आते हैं, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे फार्मूला बेस्ड होंगे और उसे आपको बैलेंस करने बोल देगा, कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे रिटर्न बेस में होंगे, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसे आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इस तरीके से, वर्ड को क्या करना होगा, आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा रिएक्शन में, एंड देन फिर आपको करना होगा सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये 1 टाइम आज आप सीख लेते हो तो ये आपके आगे भी, जब आप साइंस स्ट्रीम में मूव करते हो तो ये आगे भी आपके काम आएगा, ठीक है। होप कि आज हमने जो भी डिस्कस किया है, जैसे कि मैं एक बार रीकैप दे देना चाहती हूँ, इसमें आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शनल पार्ट देखा है हमने। इसमें हमने एक छोटी सी फिगर 1.1 की जो एक्टिविटी की गई है, इस एक्टिविटी से रिलेटेड डिस्कशन किया है। इसके हमने केमिकल इक्वेशन में इसका हमने रिएक्शन देखा है ना, और इसके कुछ फार्मूलाज जो है वो देखा है, और इसके बाद हमने उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है वो देखा है, और हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये बड़ा टॉपिक है जिसे हमें टाइम लेकर के करना होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ। होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको आपके जो भी डाउट होते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल उस डाउट पर वीडियो बनाऊंगी और आपके डाउट को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।